और काम सब लोग आए नहीं है अभी, लेकिन ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ के देखा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो पूछ लो। फर्क समझना, मैं वापस से समझा देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन बहुत सारे सेलर होते हैं, होमोजीनस प्रोडक्ट होता है। मोनोपोली सिंगल सेलर होता है, और मोनोपोलिस्टिक बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन ना होमोजीनस होता है ना हेट्रोजीनस होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। और एक और फर्क समझ लेना, मोनोपोली के अंदर तो जो फर्म होती है वही इंडस्ट्री होती है, क्योंकि एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री होगी। मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म अलग होती है, इंडस्ट्री अलग होती है। ठीक है ना। तो फर्म के लिए अलग से तैयार करते हैं अपन ग्राफ, और इंडस्ट्री के लिए अलग से तैयार करते हैं। इंडस्ट्री में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही चलता है। ठीक है। इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट चलता है, और लॉन्ग रेंज में भी हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही। ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोपॉली। ठीक है। पॉली का मतलब तो वही सेलर। पॉली जो अपन पहले भी पढ़े, मोनोपॉली, मोनो का मतलब सिंगल, और पॉली का मतलब सेलर है ना। तो पॉली का मतलब तो सेलर हो गया, और ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, कुछ सेलर। ठीक है, बहुत सारे नहीं। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री आज की तारीख में इंडिया में है तो 4 सेलर ही है, 4 ही चार ही फर्म है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्व करती है, कुछ लोग ही है। एग्जाम्पल डिओपॉली भी ले सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पे 2 ही कंपनी, पेप्सी और कोका कोला। ठीक है। तो कुछ लोग ही है जो वहां पर सर्व करते हैं मार्केट, जो सेलर है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ सेलर्स होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट या तो एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि तुम देख लो कि है ना, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और जियो, मेन जो इनका प्रोडक्ट है ना, मेन जो इनकी सर्विस है ना, वो एक जैसी ही सर्विस है। इनकी अलग अलग तरह की सर्विस नहीं है, मेन जो सर्विस है। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा ऑफर करता है वो अलग चीज है, लेकिन जो मेन सर्विस है उनकी एक जैसी सर्विस है। या तो उनके होमोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, या फिर उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, जैसे पेप्सी और कोका कोला। आप मार्केट में जाते हो, मान लो आप मार्केट में मिरिंडा लेने गए, नहीं मिली तो आपने फेंटा ले ली।
बिल्कुल सेम तो नहीं है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मान लो पेप्सी ले गए, नहीं मिली, आपने कोका कोला ले, तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल सेम टू सेम प्रोडक्ट, तो उनको बोला जाता है फिर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो ऑलिगोपॉली का मतलब हो गया कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन, यानी कुछ ही सेलर मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फीचर क्या है? फीचर है पहला इंटरडिपेंडेंस, सारे सेलर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जियो अपने रिचार्ज की प्राइसेस 50 रुपए कम कर दे तो एयरटेल को भी कम करनी पड़ेगी, आइडिया वोडाफोन को भी कम करनी पड़ेगी। एयरटेल अपनी अगर प्राइसेस कम कर दे, एयरटेल अपने रिचार्ज की प्राइस अगर 50 रुपए कम कर दे तो बाकी लोगों को भी करनी पड़ेगी। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के डिसीजन पर बेस्ड होते हैं बाकी सारी फर्म, एक दूसरे को देख देख कर डिसीजन ले, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, ठीक है, दोनों की 2 लीटर की बोतल की प्राइस सेम होती है, 1 लीटर की बोतल की प्राइस सेम होती है, 650 ml की बोतल की प्राइस सेम होती है। मान लो एक बंदा 10 रुपए की कोका कोला, 10 रुपए वाली कोका कोला लेके आता है मार्केट के, तो पेप्सी को भी लानी पड़ेगी 10 रुपए वाली पेप्सी, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी दोनों फर्म्स या बहुत सारी जो भी छोटी मोटी या फिर बहुत कम फर्म्स है, सारी की सारी फर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है प्राइस और आउटपुट को लेकर। अनस्पेसिफाइड डिमांड कर, अनस्पेसिफाइड डिमांड कर का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओलिगोपॉली के अंदर बिल्कुल ढंग से फोरकास्ट नहीं कर सकती है कि उनकी डिमांड फ्यूचर में क्या रहने वाली है, उनकी फ्यूचर की डिमांड क्या रहने वाली है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से फोरकास्टिंग नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा अच्छी तरह नहीं कर सकती, कुछ फोरकास्टिंग हो सकती है, जैसे वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रही है, ज्यादा सेल्स प्रमोशन कर रही है, तो कुछ चीजें उनकी एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है, कि उनकी फोरकास्टिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। अगर वो सेल्स प्रमोशन ज्यादा करे, एडवर्टीजमेंट वगैरह ज्यादा करे, तो फोरकास्टिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं बोल सकते कि क्या रहने वाला है फ्यूचर, ठीक है। तो डिमांड कर्व ऊपर नीचे होता रहता है, यानी आपने जो सोचा है जरूरी नहीं है वैसे डिमांड है, हो सकता है कम भी आ सकती है, हो सकता है ज्यादा भी है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखा है एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का एलिमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्म्स ही होती है, बहुत सारी फर्म्स नहीं होती, कुछ फर्म्स ही होती है जो मार्केट को रन करती है। तो सारी फर्म्स के पास पास में बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है, जैसे आज पेप्सी और कोका कोला के पास में तुम मानोगे ना, तो मान लो कि लगभग 50-50% मार्केट शेयर है दोनों के पास, तो काफी बड़ा मार्केट शेयर है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए उनको सेल्स प्रमोशन ज्यादा करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा वो सेल्स प्रमोशन करेंगे ना, उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा। तो उनको पता होता है कि उनका जो ज्यादातर जो खर्चा होता है ना, वो सेल्स पर होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, कोका कोला की 2 लीटर की बोतल को मैन्युफैक्चर करने पे तो इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। मैन्युफैक्चर करने पे 2 लीटर की बोतल में 7-8-10 रुपए का खर्चा आता हो। पानी है, ठीक है, चलो पानी नहीं है, एक्वागार्ड यानी फिल्टर पानी है, फिल्टर पानी है, ठीक है। उसके अलावा एसेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सैक्रीन है, और बॉटल है। कितना खर्चा आता है जब वो मास प्रोड्यूस करते, तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं आता, लेकिन मार्केट में कितने की बिकती है? 70-80-90-100 रुपए की बिकती है। मतलब उनका जो ज्यादातर जो खर्चा होता है वो एडवर्टीजमेंट पर करना पड़ता है, ठीक है। उन्हें पता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो एडवर्टीजमेंट करेंगे मार्केट में सर्वाइव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। तुम देख लेना, कभी भी कोई पेप्सी कोका कोला नया प्रोडक्ट लेकर आती है ना, वो डाइट कोक लेकर आई थी तो इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया था, ठीक है, कि मार्केट में चारों तरफ से डाइट कोक दिखती, ठीक है। कहीं भी जाके देख लो, मोबाइल फोन की जब एडवर्टीजमेंट होती है तो मोबाइल फोन एक्चुअल में जो आईफोन जो अपन खरीदते हैं मार्केट से, उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनकी प्राइसेस तुम देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आईफोन की कितनी होती है? 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, लेकिन वही चीज जब मार्केट में सेल होने आती है तो 70-80 हजार रुपए की। तो ऐसा नहीं है कि वो इतना सारा का सारा प्रॉफिट अर्न कर, उनको एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, तो उनको पता होता है सेलिंग कॉस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में। और एक है प्राइस रिजिडिटी,
ये लोग है ना, ओलिगोपोली जो फर्म्स होती है ना, ये प्राइस चेंज करने में बहुत ज्यादा फियर होता है लोगों को, बहुत ज्यादा डर लगता है। ये बहुत, जैसे तुम टेलीकॉम इंडस्ट्री देखे, इनकी सबकी प्राइस सेम है, इनको प्राइस चेंज करने में बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि इनका जो प्राइस और आउटपुट है ना, वो इंटरडिपेंडेंट होता है बाकी फर्म्स पर। ये प्राइस को इंक्रीज कर देना तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर चेंज कर सकता है। कंज्यूमर इतना लॉयल नहीं होता इन चीजों के लिए, जो ओलिगोपोली फर्म्स होती है इनके लिए इतना ज्यादा लॉयल नहीं होता है। अगर ये लोग अपनी प्राइस चेंज कर देते हैं ना, तो हो सकता है कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो जाए, कंज्यूमर स्विच कर दे प्राइस इंक्रीज करने की। तो इनका प्राइस रिजिडिटी थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, सीएमए के इंस्टीट्यूट चलते हैं जयपुर के अंदर, 2-3 इंस्टीट्यूट है जो सीएमए पढ़ा, डीसीसी हो गया, वीएस हो गया, सचिन अजमेरा क्लासेस हो गया, और एक और था पता नहीं क्या नाम था उसका, केसीसी कपिल कॉमर्स क्लास, है ना। 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं ना, तो ओलिगोपोली है मार्केट के, ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली होने की वजह से क्या होता है, सब लोगों की ट्यूशन फीस सेम होती है। तुमसे भी लगभग 50,000 चार्ज किए होंगे फाइनल के, डीसीसी में भी लगभग 50,000 होंगे, अजमेरा के भी लगभग 50,000 होंगे, और कपिल सर के भी लगभग 50,000। तो इस तरह से लगभग प्राइस सेम होती है। मान लो वही डीसीसी है, वो अपनी प्राइस को इंक्रीज करके 80,000 रुपए कर दे, ठीक है। अगर तुम अपनी प्राइस को है ना, अपनी ट्यूशन फीस को सीए से कंपेयर करोगे ना, तो बहुत कम है। सीए की इंटर की फीस होती है 60-70 हजार, फाइनल की फीस तो बहुत ज्यादा होती है। एक एक सब्जेक्ट के बच्चे है ना 12-12, 15-15 हजार रुपए पे करते हैं एक सब्जेक्ट। तो तुम उससे कंपैरिजन करोगे तो तुम्हारी फीस बहुत कम। अच्छा, डीसीसी ने अपनी फीस इंक्रीज कर दी और 80,000 रुपए कर दी, स्टिल बहुत सही प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में ओलिगोपोली है और प्राइस रिजिडिटी होगी। यहाँ सब लोगों को सेम प्राइस ही रखनी पड़ेगी। अगर वो इंक्रीज करता है और बाकी इंक्रीज नहीं करते ना, तो उसको नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर वो डिक्रीज कर देता है ना, तो बाकी लोगों को भी डिक्रीज करनी पड़ेगी प्राइस रिजिडिटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब एक काम करो, पढ़ लो एक बार ओलिगोपोली कंपटीशन और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दिक्कत इसमें कुछ ओलिगोपोली में फीचर्स में, अच्छा अब बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। देखो है ना, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन, वहां पर अपन जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं ना, वो एमआरएमसी कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम, अपन उससे डिसाइड करते हैं प्राइस को, ठीक है। लेकिन ओलिगोपोली में तो परफेक्ट डिमांड कर्व बन ही नहीं सकता। ओलिगोपोली के अंदर तो परफेक्ट डिमांड कर्व बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अभी अपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर तुमने पढ़ा हो
अनस्पेसिफाइड डिमांड कर्व रहता है, कोई भरोसा नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर एटलीस्ट ओलिगोपॉली के अंदर ग्राफिकल मेथड को कम यूज किया जाता है। यानी और तो बाकी जो भी हमने कंपटीशन पढ़े हैं, हमने सब में प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ा, तो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन में हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। लेकिन ओलिगोपॉली के अंदर एक परफेक्ट डिमांड कर्व नहीं बन सकता, परफेक्ट डिमांड कर्व बनने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन किया जाता है वो ग्राफ को यूज करके कम ही किया जाता है, कम ही ग्राफ यूज किए जाते हैं यहाँ पर प्राइस आउटपुट डिटरमाइन करने के। तो यहाँ पर जो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन किया जाता है उनके लिए कुछ थ्योरीज या कुछ टेक्निक यूज की जाती है। जैसे कि पहला तरीका दे रखा है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग। अब इंडिपेंडेंट प्राइसिंग में क्या होता है कि सारे के सारे सेलर होते हैं ना, वो अपने आप को मोनोपोली मानते हैं, अपने आप को मोनोपोली मानते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, सीए के जो आज जयपुर में इंस्टीट्यूट है, दो इंस्टीट्यूट मेन इंस्टीट्यूट है जयपुर के, विद्यासागर और अपना मित्तल, ठीक है। तो दोनों है ना, कभी भी दोनों से बात कर लो, मैंने तो क्या है उसमें क्लास ली हुई है तो मेरे को पता है, दोनों से बात कर लो, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन मानते ही नहीं है। मतलब उसके पढ़ाने का तरीका अलग है, अपने पढ़ाने का तरीका अलग है, अपन सुपीरियर है वो इंफीरियर है, दोनों ऐसे ही बातें करते हैं आपस में। तो है तो ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर, अगर तुम समझोगे तो डिओपॉली है, कम सेलर है तो ओलिगोपॉली, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंपटीशन मानते ही नहीं है, दोनों अपने आप को मोनोपोली मानते हैं। वो बोलता है कि हमारे पास बाहर के ज्यादा बच्चे आते हैं, एक बोलता है हमारे पास जयपुर के ज्यादा बच्चे आते हैं। तो दोनों है ना प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं सॉरी, बिना एक दूसरे पर ध्यान दिए हुए दोनों अपने आप को मोनोपोली मानते हैं और दोनों अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के लिए, जो कंज्यूमर होता है ना उसको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसको ये नहीं लेना देना है कि दोनों अपने आप को मोनोपोली मान रहे हैं या नहीं मान रहे। एट द एंड ऑफ डे उसको मतलब है कि पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है और फीस कम किस में लग रही है। दो ही चीजें मैटर करती है, या तो वो फीस के अमाउंट को देखेगा या वो पैटर्न को देखेगा, पैटर्न ऑफ स्टडी को देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए दो ही चीजें मैटर करती है, तो वहां पर कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है इसके। अच्छा, दूसरा है प्राइसिंग अंडर कॉल्यूजन। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग के अंदर दोनों ही फर्म्स को या दो से ज्यादा जो फर्म्स है, थोड़ी बहुत फर्म्स है, उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि सब अपने आप को मोनोपोली मान के चल रही है। लेकिन कंज्यूमर की नजर में वो मोनोपोली नहीं है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट या तो होमोजीनस है या क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। तो कंज्यूमर की नजर में वो मोनोपोली नहीं है और कंज्यूमर को इससे प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, दोनों यार मिल बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या प्राइस रखेंगे, क्या आउटपुट मार्केट में देंगे। कार्टेल अरेंजमेंट बोला जाता है, कार्टेल एग्रीमेंट बोला जाता है उस चीज। यानी वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं और सेंट्रलाइज बातचीत करते हैं और फिर अपने प्राइस और आउटपुट को लेकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गया प्राइसिंग अंडर कंफ्यूजन। और तीसरा है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में सबसे बड़ी फर्म होती है ओलिगोपॉली के अंदर, ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी फर्म होती है वो डिसाइड करती है प्राइस, और बाकी सब फर्म्स उस प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी सारी फर्म्स उस प्राइस को फॉलो करती है, तो वो हो गया प्राइस लीडरशिप। एक बड़ी फर्म होगी जो मार्केट में प्राइस को डिसाइड करेगी और बाकी जो छोटी फर्म्स होगी वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो, जो ओलिगोपॉली में कर्व बनता है ना उसको किंग कर्व बोलते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर। किंग कर्व क्यों, क्योंकि डिमांड का कर्व बिल्कुल सीधा आता है, लेकिन यहाँ पर सीधा आते आते अचानक से देखना, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कर्व कैसे बनता है।
उन्होंने जो कर्व बनाया ना, केंट कर्व, वो ऐसे बनाया। केंट का मतलब होता है शार्प ट्विस्ट या शार्प टर्न, ठीक है। केंट कर्व में क्या हुआ, जैसे ये ए आर का कर्व बना रहे हो तुम, ए आर अपन जैसे ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ही बनाते, ऐसे ही बनाते। तुमने ए आर का कर्व बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आया वहां पर अचानक से वो स्टीप हो गया। इस चीज को बोला जाता है किंक बोला जाता है। तो यहां तक एमआर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक एमआर तो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही, सॉरी ये तो ए आर है पहला वाला, तो जैसे ही किंग हुआ कर, एमआर नीचे से, एमआर ने बीच में से जगह स्पेस छोड़कर लास्ट में चला गया एकदम। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे इस कर्व को देखो, ए आर कर्व आ रहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं सही ढंग से, अब भी नहीं दिखेगा। देखो ए आर कर्व आ रहा था, ऊपर वाला जो कर्व है ना वो ए आर कर्व है, और के जो लिखा हुआ है, के का मतलब किंग है, ठीक है। तो ए आर कर्व नीचे की तरफ आ रहा था, और अचानक से किंग पॉइंट पर, एक शार्प पॉइंट पर उसने स्टीप टर्न लिया, एकदम से नीचे गिर गया। और एमआर भी वहां तक नॉर्मल ही चल रहा था, जहां तक एआर नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद एमआर ने भी देख लो तुम, एकदम से स्ट्रेट लाइन जाकर और फिर टर्न लिया, और ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो एमसी कर्व है बाकी सारे, ठीक है। चलो अब एक काम करो, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपॉली एक बार पढ़कर देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ो। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपॉली, और एक बार ये कर्व भी देख लो साथ ही साथ ही, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछो। अगर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें ओलिगोपॉली के अंदर, तो वो इधर पूछो। सेकंड पॉइंट, प्राइस अंडर कल्यूजन का मतलब ये है कि है ना, जो ओलिगोपॉली फर्म्स होती है ना, वो मिलकर आपस में बैठकर
आपस में बैठकर एक एग्रीमेंट करते हैं प्राइस को लेकर कि उनकी प्राइस ये रहने वाली, वो आपस में मिल बैठकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि प्राइस क्या रहेगी उनके प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेल एग्रीमेंट बोला जाता है उसको। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अपने जैसे ओलिगोपोली फर्म्स मैंने जैसे डीसीसी, वीएस, सचिन अजमेरा क्लासेस और उसका एग्जांपल दिया तुम्हें, तो चारों फर्म्स बैठकर डिसाइड कर लेगी कि अपन को भाई प्राइस इतनी रखनी है, इंटर की प्राइस इतनी करनी है। मान लो चारों फर्म्स मिलकर डिसाइड कर लेती है कि फाइनल की फीस होगी 80,000, चारों फर्म्स। अब तो है ना, इससे क्या होगा कि कस्टमर के पास ऑप्शन खत्म हो जाता है कि कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाना है, प्राइस को लेकर नहीं सोचेगा। फिर वो हो सकता है क्वालिटी को लेकर सोचे, लेकिन प्राइस को लेकर एटलीस्ट नहीं सोचेगा, तो कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में कि प्राइस इतनी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और उस एग्रीमेंट के बेस पर वो लोग प्राइस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ओलिगोपोली कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ भी पूछना है ओलिगोपोली में तो पूछिए। सत्यम डायग्राम कुछ नहीं है, देखो सुनो, एआर का कर्व है, एआर का कर्व अपन ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल जब कर्व बनाते हैं तो एआर एमआर ऐसे बनाते हैं। ये अपना एआर हो गया, ये अपना एमआर हो गया। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि एआर इज इक्वल टू एमआर, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब देखो किंक क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एआर का कर्व नॉर्मल जिस स्पीड से नीचे आ रहा है ना, एक पॉइंट के बाद अचानक से उसे तेजी से नीचे आ जाएगा, तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट किंक पॉइंट होता है। यहां तक एमआर भी सीधा सीधा चलता है, यहां तक एमआर भी सीधा सीधा चलता है, लेकिन एमआर उसके बाद एकदम से सीधा डाउन होकर और फिर ऐसे गिरना स्टार्ट होता है। ये एमआर कर्व इस तरह से बनेगा। केंट कर्व बोलते ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर केंट की वजह से, यानी अचानक से ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू कम हो जाता है। केंट पॉइंट बोलते हैं उसको। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर ये डिमांड स्पेसिफाइड नहीं होती है यहाँ पर, और डिमांड अगर स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो इसलिए ग्राफ की वजह से प्राइस वगैरह का डिटर्मिनेशन करने में ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, प्राइस डिटरमाइन तो मैंने तुम्हें अभी बताया, तीन तरीके हैं। या तो अपने आप को मोनोपोली मान के खुद की प्राइस डिसाइड करो, या फिर सारी फर्म मिलजुल कर एक प्राइस डिसाइड करो, या मार्केट में जो लीडर है उसको फॉलो करो। ऐसे ही होता है यहाँ पर प्राइस डिसाइड। बिल्कुल किसी से भी तुम अपने आप को मोनोपोली मान सकते हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्राइस डिसाइड करने से तुम्हारे पास जो आने वाले स्टूडेंट है ना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी की प्राइस मार्केट में कम हो या ज्यादा हो, तुम्हें मैटर नहीं करता है। तुम्हें तो तुम्हारी प्राइस से लेना देना, तो तुम करो अपने हिसाब से डिसाइड करो। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्राइस को इंक्रीज करने से तुम्हारे पास में स्टूडेंट कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मत करो। फिर तुम क्या करो, फिर तुम या तो मार्केट लीडर को फॉलो करो, या फिर एक सेंट्रल यानी कमेटी बना लो सारी फर्म्स को लेकर, और सब मिलकर प्राइस डिसाइड करो। ठीक है, प्राइस लीडरशिप में जियो एग्जांपल है, जियो है ना, वो प्राइस डिसाइड करता है मार्केट में क्या रहेगी, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं।
दिक्कत? मैं कहाँ चलती है कोक और लीडर, कोक और पेप्सी की? कोक और पेप्सी में तो कार्टेल एग्रीमेंट है। कोक और पेप्सी का तो कार्टेल एग्रीमेंट है, वहां पे प्राइस लीडरशिप नहीं चलती है। कार्टेल एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, दोनों मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं। नहीं तो अगर मिलकर मान लो कार्टेल एग्रीमेंट नहीं हो तो एक जना 5 रुपए कम करे, एक जना 7 रुपए कम कर दे, फिर दूसरे को भी 2 रुपए कम करने पड़ेंगे, फिर दूसरा 2 रुपए कम कर दे। ऐसे तो चलता रहेगा फिर उन लोगों के बीच में हमेशा। तो कार्टेल एग्रीमेंट है उन लोगों के बीच में। प्राइस लीडरशिप नहीं है कोक और पेप्सी के बीच। दिक्कत किसी को और कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, देखो अपना जो एसपीएफ में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, वो कंप्लीट हो गया अपना एसपीएम के अंदर। अब एसपीएम में अपने दो टॉपिक यानी इकोनॉमिक्स के अंदर दो टॉपिक बच रहे। एक तो अपना जो प्रैक्टिकल होने वाला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और एक बच रहा है अपना आरबीआई। मैंने तुम्हें बताया था शायद, ठीक है, मैंने ऐसे 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो एक बच रहा है अपना आरबीआई। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टार्ट कर, ठीक है। अच्छा आप देखोगे ना तो इसके बाद में फोर्थ स्टडी नोट स्टार्ट हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट करके। तो इकोनॉमिक्स में थ्योरी के नाम पर ये है, और एक आरबीआई और बच रहा है अपना, वो भी करेंगे हम थ्योरी में। एक अपना स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिकल, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल है। आसान क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन के हैं, बीच में एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो अपन उनको बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा एक दो क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के भी हैं, तो उनको भी देखेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। मॉड्यूल के अंदर है पेज नंबर 101 से, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 101 से है। अच्छा यहाँ पर समझना, हम बाकी सब चीजें तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन कब सॉल्व करेंगे? जब भी हमें कोई मार्जिनल चीज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिनल प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। जब भी मार्जिनल टर्म जुड़ जाएगी ना, तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी मार्जिनल टर्म जुड़ जाएगी तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। अच्छा डिफरेंशिएशन में अपने यहाँ पर होगा पावर के लिए होगा, प्लस माइनस के लिए होगा, शायद मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, जहां तक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो पावर के लिए है, प्लस माइनस के लिए है। तो अपन स्टार्ट करें, फिलहाल पावर वाले स्टार्ट करें, पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं समझाता रहूंगा कि कैसे कैसे करते हैं, सबको नहीं आता मेरे को पता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ये चीजें आसान होती जाएगी। एटलीस्ट डिफरेंशिएशन आसान होगा, इंटीग्रेशन तो फिर भी थोड़ा सा टफ होता है, डिफरेंशिएशन आसान होता जाए। तो सबसे पहले देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, अपने को यहाँ पर एक कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन। अपने को यहाँ पर एक कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, और मैं यहाँ पर वो फंक्शन लिख लेता हूं एक बार। देखो अपने को यहाँ पर कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 101 पर, देख लेना मॉड्यूल के। कॉस्ट का फंक्शन है 4x क्यूब, मैं दिखा देता हूं वापस से क्वेश्चन। 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, देखो यहाँ पर है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27। 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x
प्लस 27। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझो, ये कॉस्ट का फंक्शन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको टोटल कॉस्ट ही बोलते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन। यहाँ पर ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा कॉस्ट है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं कि अपना जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, ठीक है। अब समझो, एक्स का मतलब यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एक्स का मतलब है आउटपुट यानी नंबर ऑफ यूनिट। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अपन एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू मान लो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इस तरह से अपन चेंज करते रहते हैं, तो क्या 4x क्यूब चेंज हो जाएगा क्या? हर बार नई वैल्यू पुट करने पर 4x क्यूब चेंज हो जाएगा क्या? जब भी अपन x की नई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 4x क्यूब चेंज हो जाएगा हर बार? 9x स्क्वायर चेंज हो जाएगा हर बार? ठीक है। 11x हर बार चेंज हो जाएगा क्या? 11x भी जब भी अपन x की नई वैल्यू पुट करेंगे तो 11x हर बार चेंज हो जाएगा क्या? ठीक है। क्या 27x की वैल्यू पुट करने पर चेंज होगा क्या हर बार? नहीं। तो अगर जो भी चीज चेंज हो रही है और वो कॉस्ट के अंदर है, तो कॉस्ट में जब भी चेंजेस होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होता उसको अपन बोलते हैं फिक्स। तो इस टोटल कॉस्ट के अंदर ये जो एक्स वाला पार्ट है ये तो अपना है वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो 27 वाला पार्ट है ये अपनी है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अपने से क्या क्या पूछ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ जानकारी देने के लिए समझाया कि वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है और फिक्स वाला पार्ट कौन सा है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन पे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, चार चीजें कैलकुलेट करें। अपन को इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है? अपन को कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये चार चीजें अपन को कैलकुलेट करनी, ठीक है। सबसे पहले समझो, अपन करेंगे कॉस्ट का एवरेज। तो कॉस्ट का एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी तुम तो ये समझो एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल को नंबर से डिवाइड कर देना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट को सबसे पहले यहां पर अपन एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तभी तो एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर टोटल कॉस्ट तो कितनी है? टोटल कॉस्ट है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट दिया हुआ है अपने को, देखो नंबर ऑफ यूनिट कितनी दे रखी है अपन को, x दे रखी है, तो x से अपन इसको डिवाइड कर, तो इसको अगर अपन x से डिवाइड करेंगे ना, तो देखो 4x तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब का तो स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 9x स्क्वायर का 9x ही रह जाएगा, 11x का 11 ही रह जाएगा, और 27 जब x से डिवाइड होगा तो 27 बाय x आ जाएगा। ये अपनी आ गई एवरेज कॉस्ट। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो इसमें एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, चलो एवरेज कॉस्ट के बाद सेकंड कैलकुलेशन करते हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था, जब भी अपन मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल टर्म सुनते हैं तो मार्जिनल सुनते ही अपने को क्या करना है? मार्जिनल सुनते ही अपने को डिफरेंशिएशन करना है।
अच्छा, अपन को मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ऐसे नहीं बोल रहा है कि मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट निकालो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अपन को मार्जिनल निकालना है किसका? टोटल कॉस्ट का, ठीक है। यानी मार्जिनल करना है अपन को यहां पर, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो अपन को टोटल कॉस्ट का मार्जिनल करना है। अब देखो मार्जिनल कैसे किया जाता है, यानी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो सब आपने को। अच्छा, डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। किसका करना है अपने को? टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना। या फिर तुम यहां पर समझोगे टोटल कॉस्ट तो अपन ने लिखा है, उसने तो कॉस्ट के फंक्शन में सिर्फ सी लिख रखा है। टोटल कॉस्ट तो वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में तो सिर्फ लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 4x। अब इसका मतलब यहां पर ये है कि अपन, मैंने बताया d अपॉन dx तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अपन डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? अपन डिफरेंशिएशन कॉस्ट का कर रहे हैं। अब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो समझो। यानी अपने को डिफरेंशिएशन करना है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले तो ये समझो कि एक नंबर है ना, नंबर का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, नंबर का डिफरेंशिएशन वही से 1 ही आता है हमेशा, 1, ठीक है। तो नंबर को अपन कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते। यानी अगर तुम यहां पर समझोगे ना तो अपन यहां पर इस 27 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 27 एक नंबर है, ठीक है। बाकी सब वेरिएबल है, बाकी सब चेंज होने वाली चीजें, तो 27 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बाकी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो मैं समझा देता हूं यहां पर। जैसे मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है 4x क्यूब का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए समझो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ax की पावर b, ठीक है। तो जो b होगा ना वो तो आगे आके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और b तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x की जो पावर b है ना उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। यानी अगर मैं 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 तो आगे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो 12 हो जाएगा, और x की पावर जो 3 है ना वो पावर एक कम होके 2 ही रह जाएगी, एक वैल्यू कम हो जाएगी पावर के। तो अगर मैं इसका यहां पर डिफरेंशिएशन करता हूं तो रिजल्ट आएगा 12x का तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म के लिए समझो, नेक्स्ट टर्म में अपने को स्क्वायर दिया हुआ है, पावर दे रखी है 2, तो वो 2 पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी वो हो जाएगा प्लस का 18x। और जैसे नेक्स्ट अपने को 11x की दिया हुआ है तो x की पावर 1, तो पावर 1 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर हट जाएगी तो वहां पर x की पावर 0 हो जाएगी, तो 1 बचेगा, तो सिर्फ 11 ही बचेगा यहाँ। ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक, 27 का कुछ नहीं होगा। जीरो होता है नंबर का डिफरेंशिएशन, तो अपन नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सबको करना आता है कि डिफरेंशिएशन? अच्छा, इस पावर का डिफरेंशिएशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे अपन ने जो इक्वेशन लिख रखी है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27, इसका अपन ने जो डिफरेंशिएशन किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? 12 का क्यों नहीं किया? 12 कहां पर है?
27 नंबर है, वेरिएबल नहीं है वो, उसके साथ एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो अपन उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। नंबर के लिए कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। नंबर ऐसे ऐसे वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है जिनमें वेरिएबल भी मल्टीप्लाई किया हो। अच्छा सृष्टि तुम बोल रहे हो दोबारा से समझाता तो समझ लो, दोबारा से समझ। 27 को तो भूल जाओ, 27 का अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 4x क्यूब दिया हुआ है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अच्छा देखो, मैं समझा रहा था कि 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करें। जो पावर 3 है वो आगे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो तो 12 हो जाएगा, और x का जो क्यूब है उसकी एक पावर कम हो जाएगी, वो स्क्वायर ही रह जाएगा। ऐसे ही 9x स्क्वायर का जब करोगे तो 2 तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 18 हो जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर एक कम हो जाएगी तो सिर्फ x ही बचेगा, x की पावर 1। ऐसे ही 11x की पावर 1 लिखा हुआ है, तो 1 आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो वो 11x हो जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 11 ही बचेगा फिर उसके बाद। ये अपना आंसर हो गया। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास, कर दोगे सृष्टि सॉल्व इसको? ठीक है, अभी करते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया अपना मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज करना, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज करना। ठीक है, तो करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, कहां करेगा, थर्ड क्वेश्चन है एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x, ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट है। इसको नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स x है, इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। ठीक है, ये तो हो गया अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और चौथा है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। फिक्स कॉस्ट है 27, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन चारों क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो नोट डाउन कर लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। अच्छा, पावर वगैरह माइनस में हो सकती है तो वैसे पूछोगे सर पावर माइनस में हो तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर होता है, वो माइनस वाली पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अपने पास क्वेश्चन आएंगे ऐसे, माइनस वाली पावर तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है। जैसे मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो अपने पास में ये लिखा हुआ था, यहाँ पर ये लिखा होता 4x की पावर -3, ये लिखा होता, तो प्रोसीजर वही है, -3 तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता तो माइनस का 12 हो जाता, और ऊपर से एक पावर को कम करते, तो कम करते तो माइनस का 4 हो जाता, क्योंकि अपन -1 कर रहे हैं पावर में। जैसे अपन ने यहाँ पर 3 - 1 किया, तो 3 - 1 किया तो 2 हो गया, तो ऊपर भी -3 -1 करेगी तो 4 हो जाएगा। अगर नेगेटिव पावर भी दी जाए, वैसे क्वेश्चन आएंगे अपन सॉल्व करेंगे, अगर नेगेटिव पावर भी दी जाए तो अपन इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते। दिक्कत होगी इसमें, नेगेटिव पावर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को लगता है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर नोट डाउन कर लो, ये मैं हटा देता हूँ, ये बाद में कभी यूज करेंगे तो। ये अपने चारों क्वेश्चंस का आंसर है।
आराम से करेंगे, थोड़ा सा ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें अपने को, आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए थोड़ी सी अजीब हो सकती है ये चीज, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो मेरे से पहले सॉल्व करके बैठ चुके हैं। कर लो, नोट डाउन कर लो, जब नोट डाउन कर लो तो बता देना एक बार। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन सिर्फ मार्जिनल टर्म पर ही करोगे, और अपन ने किसी और चीज में डिफरेंशिएशन नहीं किया। जब भी मार्जिनल टर्म सुनिए तब अपन ने डिफरेंशिएशन किया, ध्यान रखना इसे। कंप्लीट हो गया सबका ये? चलो, अब एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन एक बार सॉल्यूशन मत देखना, तुम अपने आप ट्राई करो एक बार, और देखो तुमने सही इक्वेशंस बनाई है या नहीं बनाई। सेकंड क्वेश्चन, एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और फिर अपन समझते हैं कि तुमने, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, है ना, थोड़ा सा एक बार खुद ट्राई करके देखो। कंप्लीट करने के बाद आंसर मैच करना है कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं।
आंसर भी मैच हुआ क्या? डन तो है, आंसर मैच हुआ क्या तुम लोगों का? और पक्का है ना तुमने टीपा नहीं है? तो मैं समझ में आ गया था कि मार्जिनल कॉस्ट का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें अपन को एवरेज कॉस्ट वाला फंक्शन यूज नहीं करना है, अपन को टोटल कॉस्ट वाला फंक्शन यूज करना है। मार्जिनल कॉस्ट का अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो अपन को टोटल कॉस्ट का फंक्शन यूज करना है। समझ में आ गया था क्या तुम लोगों को? अगर समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हरीश, देखो मैंने अभी बताया था तुम्हें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल कॉस्ट। वो बोल रहा है क्या कि एवरेज कॉस्ट करो, वेरिएबल कॉस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है ना वो। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें अभी भी बताई थी ये चीज कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो अपन किसका करते हैं, यहाँ पे पढ़ के देखो, अपन करते हैं टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो टोटल कॉस्ट की गिवन है या वो एवरेज कॉस्ट की गिवन है? वो हमें गिवन है एवरेज कॉस्ट। तो हमें जब उसको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है ना तो उसको टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एवरेज को टोटल में कैसे कन्वर्ट करते हो? एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो देखो यहां पर इस चीज से समझो, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है? मेरे को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अपने को क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट तो गिवन है, बस उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल हो जाएगा। ठीक है ना? तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टोटल कॉस्ट का निकालना होता है, एवरेज कॉस्ट का नहीं निकालना आपने। वो बोले स्पेसिफिकली कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तब अपन एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल करेंगे। अगर वो बोल ही नहीं रहा है कि मार्जिनल करना किसका है तो अपन को यहां पर हमेशा टोटल कॉस्ट का ही मार्जिनल करना होगा। दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन में किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। तो अब तुम वैसे तो कुछ नहीं करने को, आज ओलिगोपोली पढ़ लेना एक बार। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बस एक तरह से प्रैक्टिस के लिए है। तो एक काम करना, तुम ओलिगोपोली अपन ने पढ़ा वो कंप्लीट कर लेना, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछ। ठीक है, चलो फिर कल अपन स्टार्ट करते हैं बाकी जो क्वेश्चन। और ध्यान देना मैंने बोला है 8-10 दिन लग जाएंगे अपने को इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। है 40 से क्वेश्चन ही है, कुछ 40-50 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा कितने, 40 से क्वेश्चन होंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो अपन को टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके लिए। फिर बाकी क्या है, इसके अलावा जो भी कुछ बचेगा ना वो सब थ्योरी है। इसके अलावा जो भी कुछ एसपीएम में बच रहा है ना वो सारा थ्योरी है। जैसे मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ, अपन ने जो एसपीएम के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रैक्टिकल के नाम पर क्या क्या आएगा। टाइम सीरीज आएगा, अपना हो गया। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें ये एससीएम में ही करवा दिया। टी चार्ट है ना, एक्स बार चार्ट, रेंज चार्ट, ये मैंने तुम्हें एससीएम में ही करवा दिया। कैलकुलस तो अपन कर ही रहे हैं, ये जो टॉपिक है जो अपन कर रहे हैं करंट में ये कैलकुलस है। और एक जेड स्कोर का 15-20 मिनट का ही लेक्चर है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अंकित सर थोड़ा मान लो थोड़ा सा डीप में पढ़ाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। वो जेड स्कोर वाला जो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का लेक्चर है। वो लास्ट प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं है इस पूरे एसपीएम। क्वेश्चन दो जगह से आएंगे मोस्टली, इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते, कैलकुलस में से और जेड स्कोर में।
और जैसे ही अपना कैलकुलस कंप्लीट होगा उसके बाद अपना थ्योरी बचेगा, तो थ्योरी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वैसे बोरिंग है थ्योरी। अब जो भी थ्योरी बची है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या आरबीआई, या फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बोरिंग है। ठीक है, बोरिंग भी बहुत ज्यादा बोरिंग है। ठीक है, तो चलो फिर कल कल अपन बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग।